हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए हम लोग एक विशेष श्रृंखला जो चला रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी से हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े उससे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो लोग वेट करते समय एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, यहाँ पर में एक दूसरे के सवालों के जवाब दे रहे थे। ये बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि ये एक हेल्दी कम्युनिटी की निशानी है जहां पर में बच्चे एक दूसरे से सवाल पूछकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये सिलेक्शन वाले बच्चों की एक पूरी की पूरी भीड़ है, ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर मैं अब, और पूरे जो है दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पर में 1000 से भी ज्यादा लाइक्स जो है फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट होने से पहले ही कर चुके थे। तो अच्छा, 1000 क्या 1100 से भी ज्यादा हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब तो 1100 से भी ज्यादा बच्चे लाइक्स कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए, तो ये सेशन पूरा का पूरा इन बच्चों को समर्पित। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जल्दी से एक क्वेश्चन देखिए, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना ही चाहिए। बहुत ज्यादा समय इस क्वेश्चन पर नहीं रुकेंगे हम लोग, लेकिन जल्दी जल्दी से जिन बच्चों को नहीं पता होगा जल्दी से आंसर करके आगे बढ़िए। गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रेंड्स। गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। देखिए, ज्योतिबा फुले की जगह पे ज्योतिराव फुले भी आ सकता है, ठीक है, ज्योति राव फुले भी आ सकता है, तो वो एक ही बात है। ज्योतिराव फुले बोलो या ज्योतिबा फुले बोलो, एक ही बात है। ज्योतिबा फुले, इन्होंने जो है फ्रेंड्स ये पुस्तक कब लिखी थी? 1872 के अंदर में, 1872 में, 1872 में ये पुस्तक लिखी थी। उन्होंने 1873 में एक संस्था स्टार्ट की थी 1873 में। कोई बता सकता है उस संस्था का नाम क्या था? ज्योतिराव फुले ने। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को मैं ये वाला, ठीक है। ज्योतिराव फुले ने कौन सी संस्था स्टार्ट की थी 1873 में? जल्दी से, अगर जिसको भी पता है जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर। जी, वाईटी वाला जो टेस्ट है आप लोगों के फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वो हम लोगों ने जो है उसको नेक्स्ट संडे के लिए शेड्यूल किया है, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेक्चर लेकर उसके ऊपर में फिर रिवीजन कर सके, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। तो 1873 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक शोधक, ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी उन्होंने। ओके, सत्य शोधक समाज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? 1873 में की थी, ये भी याद रख लेंगे आप लोग। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए 1873 में लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी किस अवधारणा को निष्प्रभावी करती है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन उसी के ऊपर में बेस्ड आ गया आप लोगों का। क्या बोला गया है यहाँ पर में, आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर में बोला गया है आप लोगों का कि किसके बारे में बात करती है यहाँ पर में। देखिए, गुलामगिरी पुस्तक जो है ना, इसके अंदर में बेसिकली बात की गई है। पहली बात तो जो अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था उस समय में, इसी समय काल के अंदर में अमेरिका के अंदर में ऊपरी स्टेट और निचले वाले स्टेट जो है वो स्लेवरी, दास प्रथा को लेकर लड़ रहे थे। अमेरिका टूट जाता अगर वो अब्राहम लिंकन अगर उसको उस समय में नहीं संभालते तो उसको समर्पित करते हुए उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत में जातिगत जो है भेदभाव होता है, गुलामगिरी, वही चीज बताई कि यार इतने सालों से हमारे भारत में गुलामगिरी चलती आ रही है, ठीक है। जो सोशल फैब्रिक है, सामाजिक ताना बाना है हमारा, ठीक है, वो कितना जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। ऊपरी जाति, नीची जाति, उसमें भी वर्ण वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बाद में और भी बहुत सारी चीजें, ये जो सारी चीजें थी ना, इसका जो हो पूरा का पूरा उन्होंने बताया यहाँ पर में। ओके, तो ये था, ये भी था आप लोगों का। और यहाँ पर में ये दो चीजों के ऊपर में बेसिकली उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, फोकस किया था। तो मोर देन वन ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जातिगत जो है यहाँ पर में भेदभाव और सामाजिक ताना बाना, इसकी जटिलता है, इसके ऊपर में ये पुस्तक पूरी की पूरी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों का। ये एक ऐसा क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम रिपीट होता है, ठीक है। 4 मिनट के अंदर में फ्रेंड 2000, अभी 2100 से भी ज्यादा बच्चे, देखिए मैं जब तक बोल रहा हूँ उतने देर के अंदर में बच्चे बढ़ चुके हैं यहाँ पर में, और आप लोगों ने जो है 1700 से ज्यादा लाइक्स भी कर दी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए, अगर मैं बात करूं निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को किस वर्ष लागू किया गया था, तो निर्वाचन फोटो, आप लोगों ने अभी वोट दिया होगा फ्रेंड, तो आप लोगों ने देखा होगा कि फोटो आइडेंटिटी जो कार्ड था आप लोगों का, इलेक्शन कार्ड वाला, वो आप लोगों को मिला होगा, है ना। तो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक उसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? एपिक, AEPIC, ठीक है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, एपिक। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इलेक्शन के अंदर में एपिक कब लॉन्च किया गया था? तो आप लोग सोचते रह जाओगे यार ये एपिक क्या चीज है। भाई, एपिक मतलब इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो। ओके, इसको लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स आप लोगों का
1993 के अंदर में, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, 1993 के अंदर में किया गया था। जितने भी बच्चे यहाँ पर में 1 2 3 4 ABCD आंसर लगा रहे हैं ना, उन सबका गलत है। आंसर है 1993। उस समय में भारत के चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, उस समय में चुनाव आयुक्त कौन थे? एस्टेट के एग्जाम के अंदर में एक में पूछा गया था, उस समय चुनाव आयुक्त कौन थे? तो TN शेषन। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, TN शेषन। ठीक है, ये सबसे खतरनाक वाले जो चुनाव आयुक्त हुए ना, उनमें से एक थे ये किसी की नहीं सुनते थे। ठीक है, ये किसी की नहीं सुनते थे। सुकुमार सेन कहां से आ गया यार? सुकुमार सेन तो पहले चुनाव आयुक्त थे हमारे। ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है फ्रेंड, 1993 के अंदर में इसको लॉन्च किया गया था, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ओके, TN सेशन के समय काल के अंदर में 1993 में। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। 1990 एपिक 1993 लिख दीजिए आप सभी लोग TN सेशन, ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? अब ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन बन गया, जिसमें आप लोगों के 3-4 पॉइंट्स एक साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, 3-4 पॉइंट्स में एक साथ कवर कर देता हूं आप लोगों के अभी के अभी। ओके, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र बना कब, ये आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए। ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। इसी वजह से हम 24 अक्टूबर को क्या करते हैं, हम लोग मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को हर साल। ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र जब स्थापना हुई थी, वैसे तो आज इसके 193 देश है आज के दिन करंट में। ठीक है, करंट जो है 193 देश है उसके अंदर में। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस दिन कितने सदस्य थे इसके? तो देखिए, हुआ क्या था कि सबसे पहले 50 देशों ने एक साथ इसके ऊपर में हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत भी शामिल था। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है, उस समय तो हम गुलाम थे अंग्रेजों के, उस समय फिर हमने कैसे साइन किया? तो भाई, भारत के प्रतिनिधित्व भी किया था। लॉर्ड वेवेल उस समय में वायसराय थे भारत के, उन्होंने भेजा था। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। फिर बाद में एक और जुड़ा कुछ दिनों के बाद में, पोलैंड। पोलैंड 51वें नंबर का देश बन गया था जिसने साइन किया। तो टोटल कितने देश हो गए स्थापना के दिन? स्थापना के समय में 51 देश हो चुके थे टोटल। तो 50+1, लास्ट में पोलैंड ने मतलब 51वें नंबर पे ज्वाइन किया था, और 51 देश इस तरीके से हो गए। तो 51 कंट्रीज के साथ में ये लॉन्च हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। तो आंसर यहां पर मैं आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस तरीके से। और ये आप लोगों का फ्रेंड्स एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया है, और मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, ओके। तो प्रतिभा पाटिल जी, आपको क्या लगता है कि जो है क्या सोचकर जो है पीआरटी का पेपर बनाता होगा? आपको क्या लगता है एग्जामिनर, आपको क्या लगता है? ऑब्वियस सी बात है, ये सारी की सारी जो चीजें है ना, ये आपकी जीएस के अंदर में उसमें भी पूछी जाएगी। मेन चीज तो जीएस है आप लोगों का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो संस्थापक सदस्य थे कितने थे? वो थे 51। अच्छा, 193 नंबर पे अब 193 देश है, तो 193 नंबर का देश कौन सा है सबसे लास्ट में जुड़ने वाला? ठीक है, चलिए बताइए 193 नंबर का देश कौन सा है, ये कोई बता सकता है मुझे? देखिए, यहाँ पर मैं जूली कुमारी बोल रहे 19 को एस्टेट में आया था सर ये क्वेश्चन। देखिए, आप लोगों के एक साथी ने यहाँ पर मैं कंफर्म भी कर दिया है। ठीक है, आपके साथी ने कंफर्म भी कर दिया, एस्टेट में आया था ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को वही बता रहा हूं मैं कि जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं वो सब आप लोगों के जो है काम के ही क्वेश्चन है। जी, तो देखिए 193 अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 193 नंबर को जो देश था वो था साउथ सूडान। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, साउथ सूडान। ओके, साउथ सूडान 2011 के अंदर में ये जो है सूडान से सूडान नहीं है, साउथ सूडान। जितने भी लोग सूडान लिख रहे हैं उन सबका गलत हो जाएगा, क्योंकि सूडान और साउथ सूडान दोनों ऑप्शन में दे दिए जाते हैं आप लोगों को। तो आपको याद रखना है कि साउथ सूडान है। 2011 के अंदर में साउथ सूडान जुड़ा था यहाँ पर में। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था आप लोगों का जो आप लोगों ने कर लिया यहाँ पर में। नहीं, ये सारे ही एग्जाम्स के लिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितनी भी टीआरई की एग्जाम्स आप लोगों की होगी, जितने भी, चाहे पहली से लेकर 12वीं तक, हर किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देंगे जल्दी जल्दी से।
जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोग खुद से पढ़ेंगे आप लोग और आंसर करेंगे। पोल भी आप लोगों की तरफ में जा चुका है, जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हर कोई बच्चा जल्दी से आंसर कर देगा। पोल के अंदर में पोल भी दे दिया गया है आप लोगों को। देखिए, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा लंबे समय तक चीजें याद रहेगी आप लोगों को। 70% लोग जो है उन्होंने सी आंसर लगाया है, और अभी जो लोग लिख रहे हैं वो भी लिख रहे हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सी आंसर लगाया है और जो लॉर्ड कैनिंग लिख रहे हैं, उन सब लोगों का आंसर गलत है, सभी का। भाई इसीलिए बोलता हूं रिवीजन करो बहुत। ये क्वेश्चन जब आ जाए ना तो यहाँ तो कंपटीशन ही खत्म हो गया, क्योंकि कुछ ही बच्चे हैं जिन्होंने आज सही आंसर लिखा है। ठीक है, तो देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अगर ये बात आ जाए आप लोगों से तो इसको मैं पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। जो जो भी क्वेश्चन बन सकता है हर एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं। सबसे पहले एक आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब का था? रेगुलेटिंग एक्ट ये था आप लोगों का 1773 का। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बोलो, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत जो है क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बनाई गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और वो बने थे आपके पहले वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन बने? वॉरेन, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स। ओके, वॉरेन हेस्टिंग, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। उसके बाद में क्या हुआ कि इसको चेंज कर दिया गया, इस नाम को, और ये कर दिया गया आपका जो है यहाँ पर में जो 1833 के अंदर में एक नया कानून लाया गया आप लोगों का। ओके, इस कानून के तहत इंडियन काउंसिल एक्ट 1833 के तहत क्या किया गया आप लोगों का? इसके अंदर में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी उसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, इस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया और इसको कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये पोस्ट पहले बार जिसको मिली थी वो व्यक्ति का नाम था, ठीक है, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वो आप लोगों के 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। फिर क्या हुआ? फिर से एक बार चेंज हुआ, ठीक है, वापस से। और ये एक्ट अब आप लोगों का जो बनता है वो एक्ट बना आप लोगों का 1858 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके तहत क्या हुआ? आपका जो वायसराय वाली पोस्ट थी, ठीक है, जो ये वायसराय वाली पोस्ट थी ना, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट का नाम बदल के कर दिया गया वायसराय, वायसराय ऑफ इंडिया। और इस तरह से लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के पहले वायसराय बने, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो आप लोगों से सवाल क्या पूछा था? अब आंसर करो आप सभी लोग, देखते कितने लोग अब आंसर कर पाते हैं। ठीक है, अब आंसर करो आप सभी लोग, देखो और आंसर करो अब हर कोई बच्चा। 3200 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2300 के करीब लाइक्स हो गए। जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर भी करते रहेंगे। और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हम बहुत तेजी से 5.5 लाख लोगों का जो परिवार है वो बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल की बात की जाए तो यहाँ पर में होना चाहिए था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, कैनिंग की बात करेंगे तो ये क्या थे, ये क्या था पहला भारत का, वो आप बता देंगे मेरे को। ठीक है, वो आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, अब ये जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ना, ये बच्चे हैं वो आगे बढ़ने वाले बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली अपने आप को पुश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो कि जिसका रेफरेंस बिहार से रिलेटेड भी है आप लोगों का। ठीक है, इन विच स्टेट मैक्सिमम लेंथ ऑफ गंगा रिवर लाइज। ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य जहां पर में गंगा की सबसे अधिक लंबाई है, ये बताएंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। इनमें से सबसे अधिक गंगा की लंबाई कौन से वाले जो है राज्य में है, ये बताएं। इसके अलावा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि भाई बिहार के अंदर में इसकी लेंथ कितनी है, आप लोग ये भी बता देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से हर कोई बच्चा जल्दी से मेरे को आंसर करेगा। यहां पर में बिहार में गंगा नदी की लेंथ कितनी है?
क्या बात है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। और डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वो हर एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछने की कोशिश हम यहाँ पर में करेंगे, ठीक है। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से देखिए मैक्सिमम लेंथ जो है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर में। गंगा की अगर मैं पूरी बात करूं, गंगा नदी की पूरी लंबाई की, तो 2525 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है। ओवरऑल लेंथ की बात करूं अगर मैं, तो 2525 किलोमीटर है। और अगर हम लोग बात करेंगे बिहार के अंदर में, अकेले बिहार के अंदर में कितनी है इसकी लंबाई, तो बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड 445 किलोमीटर के करीब करीब जो है इसकी लेंथ आती है आप लोगों की, 445 किलोमीटर। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं कि भाई आप लोग बताइए कि बिहार के कितने जो है जिले हैं जिसमें से गंगा नदी बहती है, कोई बता सकता है मुझे? बिहार के कितने जिले हैं जिनमें से गंगा नदी बहती है? जल्दी बताएंगे आप सभी लोग, कौन कौन से जिले हैं जिनमें से गंगा नदी बहती है? आंसर्स आप लोगों के आ जाने चाहिए एकदम स्पीड में, कितने जिले हैं। और आंसर्स यहाँ बच्चों के आ भी रहे हैं, और ये जानकर मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग आंसर जो है फ्रेंड स्पीड में कर भी रहे हो। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को आंसर्स जो है वो जो पूरा इसका ये है, मैं आप लोगों को दे देता हूँ। और मैं आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मुझे याद करके बताओगे भी मुझे इसका, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स ले रहा हूँ तो मुझे, मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको याद करके भी मुझे बताओगे, ठीक है। तो 12 जिले हैं फ्रेंड टोटल, ये याद रखना है आप लोगों ने, जिसमें से होकर बहती है ये, ठीक है। 12 जिले हैं। कौन कौन से जिले, अगर आपका जिला आता है तो उसका नाम लिख देना, ठीक है, जिससे आप लोगों को याद हो जाए कि आपका वाला जिला है क्या, ठीक है। तो देखो, बक्सर है, भोजपुर, सारण, पटना, पटना में से सबसे ज्यादा लेंथ है इसकी, ठीक है। वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, ठीक है। ये जिले हैं वो, ओके। अगर आपका जिला है इसके अंदर में तो हाथ ऊपर कर दीजिए, ठीक है सर। और जिसका नहीं है वो लिख देंगे कि सर मेरा नहीं है, ओके। इससे क्या होगा, आप लोगों को याद एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो याद होगा, आपको कुछ चीजें तो याद होंगी। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 2525 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, जो मैं इंटरनली देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। इंटरनल जो मेरे पास में यहाँ से दिख रहा है मेरे को, ठीक है, क्योंकि इंटरनल तो एक एक डेटा दिखता है मुझे। तो अभी देखिए, गंगा नदी की टोटल लेंथ जितना आप लोगों ने कर दिया है लाइक्स, क्या बात है यार, व्हाट अ कोइंसिडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स 12 जिले, ये याद रखना था आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी अच्छा, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्यों में कौन कितनी कितनी लेंथ है इसकी, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे इसको, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े। हमारे आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंडस नदी, यांगसे रिवर, वांग हो, या रिवर गंगा? और कौन से देश में है ये भी बता दीजिए। देखिए, अगर आप लोगों के आंसर्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो कुछ लोग गंगा आंसर लगा रहे, कुछ लोग इंडस आंसर लगा रहे, कुछ लोग यांगसे लगा रहे। तो एक्चुअली में यांगसे रिवर जो है फ्रेंड्स, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन से देश में है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है चाइना के अंदर में है, ठीक है, चाइना में, ओके। तो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ पर में, ये देखिए आप लोग, चाइना के अंदर में ये है यांगसे रिवर आप लोगों की। यांगसे रिवर ये पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो लेंथ है वो करीब 6300 किलोमीटर की है, 6300 किलोमीटर, ओके। 6300 किलोमीटर की लेंथ। इसके सामने आप लोग अगर गंगा की बात करें तो 2525 किलोमीटर, आप लोग खुद सोच लीजिए कि मतलब उसके डबल से भी ज्यादा, ठीक है, मतलब 2.5 गुना लंबी है ये यांगसे रिवर, गंगा नदी से भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर मैं आप लोगों से मैं बात कर रहा था आप लोगों से, ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया ना यहाँ पर मैं कि कितने जिले हैं, ये आपको बता दूं 65वीं बीपीएससी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, 65th बीपीएससी के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आ चुका है आप लोगों का, ठीक है। वो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि बिहार राज्य के कितने जिले गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो उसका आंसर था 12। 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था वो, मैं वहां पर मैं आपको बताने का रह गया, तो वो भी आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए बता दूं कि जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम का है आप लोगों का काम का, ठीक है। नाउ तो यांगसे रिवर सबसे लंबी है, लिख लीजिए आप सभी लोग, कितनी लेंथ है यांगसे रिवर की, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, 6300 किलोमीटर करीब करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े हम लोग।
आपको बताना है हर साल स्टैटिस्टिक्स डे, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। अभी आप लोगों के बिहार में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि एक जातिगत जनगणना हुई है ना बिहार के अंदर में। ये जनगणना करवाई गई ताकि संख्या पता लग सके कि कौन से इसकी कितनी संख्या है। उसके ऊपर में मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है आप लोगों का जातिगत जनगणना के ऊपर में। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसके ऊपर में भी क्वेश्चंस ले लूंगा आप लोगों के। आप लोग बताइएगा मुझे कि क्वेश्चन आपको चाहिए क्या उस पर, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए उसके ऊपर में भी बेस्ड क्वेश्चन जरूर ले लूंगा। तो प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी का मतलब होता है डेटा इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 29 जून को। किसका बर्थडे होता है उस दिन? उस दिन होता है आपका, ठीक है, महालनोबिस, पीसी महालनोबिस का बर्थडे, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स या भारतीय सांख्यिकी, सांख्यिकी मतलब डाटा इकट्ठा करना, आंकड़े इकट्ठा करना। तो आंकड़े इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, जिसको माना जाता है वो है आपके पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ओके, 29 जून को उनका जन्मदिन होता है। आपको बता दूं फ्रेंड कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, सेकंड वाला, सेकंड नंबर का 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, वो इन्हीं के प्लान पर आधारित थी। अब मुझे बताओ कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो है आप लोगों का, ओके, सेकंड 5 ईयर प्लान आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि इसका फोकस क्या था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो है इसका फोकस था आप लोगों का इंडस्ट्रीज। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, इंडस्ट्रीज, उद्योग, ठीक है। इंडस्ट्रीज जो है उसके ऊपर में फोकस किया गया था सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर में। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स जल्दी से। हमारे और भी बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों की जो आप लोगों को पढ़नी है यहाँ पर में। हम लोगों ने देखा यांगसे रिवर जो है आप लोगों की सबसे लंबी रिवर है, चाइना के अंदर में 6300 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम आगे बढ़ते हैं। कालाहारी डेजर्ट कौन से वाले देश का पार्ट है? ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है कालाहारी डेजर्ट। उत्कर्ष यदुवंशी जी, देखिए वो जो है ना जब उन्होंने फॉर्म भरा था उस समय से गिना जाएगा, वो बाद में एग्जाम कब हो रही है तब से नहीं गिना जाता है। जो नोटिफिकेशन में डेट होती है वहां से होता है। तो जो TRE 3 अगर वो है तो वो दे सकती है। तो कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा अफ्रीका के अंदर में। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैप के अंदर में। ये देखिए, ये पूरा दुनिया में जितने भी इंपॉर्टेंट वाले आपके मरुस्थल है उनका ये है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि जीएस के अंदर में, इवन पीआरटी के 6 to 8 के 9 10 के 11 12 के सभी के जीएस के अंदर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ओके, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर में हमारे जो इंपॉर्टेंट वाले मरुस्थल है उनकी, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको हम लोग यहाँ। तो हमारे भारत के अंदर में यहाँ पर में थार या फिर ग्रेट इंडियन मरुस्थल आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर में है सहारा रेगिस्तान, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म वाला रेगिस्तान। अगर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बोले तो अंटार्कटिका होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, लेकिन वो ठंडा रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखो ध्यान से समझो बात को, फिर बाद में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है, बट वो ठंडा है। अगर बोला जाए दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, गर्म वाला रेगिस्तान, तो वो सहारा है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, ठीक है। वहीं पर आप लोग यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, ये नामिब डेजर्ट आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर में। नामीबिया नाम का देश वहीं पे बसा हुआ है, इसी के ऊपर में, इसी के नाम पर इस देश का नाम नामीबिया पड़ा है, नामिब डेजर्ट के नाम पर, जहां से हमने चीता लेकर आए थे, 8 चीता। और उसके ऊपर में यहाँ पर मैं आपको कालाहारी डेजर्ट मिलेगा दक्षिणी अफ्रीका के अंदर में। ओके, थोड़ा सा मैप को अगर मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को लेकर आऊँ इधर में पॉलिटिकल मैप की तरफ में, तो आप लोग देखोगे, ठीक है, नामीबिया, बोस्टवाना और साउथ अफ्रीका के अंदर में फैला हुआ है यहाँ पर में आपका कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। तो ये है कालाहारी डेजर्ट दक्षिणी अफ्रीका में। यहाँ पर में पट्टी के ऊपर में है नामिब डेजर्ट और यहाँ पर में है कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। अब मैं आप लोगों को एक जो है एक जो है ओपन बुक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से। आप लोग मुझे बताओगे यहाँ पर मैं इनमें से देखकर कि आटाकामा डेजर्ट जो है वो कहां पर में है आप लोगों का, कौन से वाले इसमें दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, आटाकामा डेजर्ट। और दूसरा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ गोबी डेजर्ट कहां पर में है। मैं एक बार सारा का सारा आप लोगों के सामने ये पूरा अच्छे से घुमा देता हूँ, आप लोग आराम से देख लीजिए इसको। आटाकामा और गोबी डेजर्ट,
ठीक है, वो आपको कहाँ दिख रहे, कौन से महाद्वीप के अंदर में है ये बता देंगे आप लोग मुझे। और इसके अलावा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, एग्जाम में आया था कि नहीं आया था ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, जल्दी बताओ कितने लोगों ने देखा हुआ एग्जाम का, टीआरई 3 का, टीआरई का क्वेश्चन है आप लोगों का, टीआरई 2 का। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर में क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए पढ़ा रहा हूं इतना आप लोगों को पूरा डिटेल में। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, जितने लोगों को पता है हाथ ऊपर कर देंगे कि जी सर एग्जाम में आया था क्वेश्चन ग्रेट विक्टोरिया वाला भी, तो वो भी बता देंगे उसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। ठीक है, गुड। मैंने आप लोगों को दे दिया, 3 क्वेश्चन पूछा है मैंने आप लोगों से, आटाकामा कहां पर में, गोबी कहां पर में, और ग्रेट विक्टोरिया कहां पर में है। चलिए तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर एकदम स्पीड में आप लोगों के आ जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है वो क्या कर दिया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या कर दिया गया था। रेल जर्नी फ्लैट फ्लाफट, थैंक यू जी। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, और सभी लोग आंसर्स करते रहेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में, और जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए फ्रेंड्स। 3000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, 5000 का हमारा टारगेट है, जल्दी से आप लोगों ने लाइक भी करते रहना है सेशन को। गुड। तो देखिए मैं बात करूं आप लोगों से, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था आप लोगों का, ये बना था आप लोगों का 1921 में, 1921 में। कैसे बना था सर, तो देखो, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिला दिया गया। कौन से, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के बैंक को मिला दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन से 3 बैंक्स को मिलाकर बना था, जल्दी से जल्दी आंसर करो यहां पर मैं आप लोग। इंपीरियल बैंक किससे मिलकर किससे बना था। पहला ऑप्शन बंगाल, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास, चौथा मोर देन वन ऑफ द अबो, ई नन ऑफ द अबो। आपका आंसर क्या होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। 1921 में इन 3 बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। बाद में सरकार ने इसको खरीद लिया, इसमें कुछ प्राइवेट हिस्सा भी था, प्राइवेट जो लोग थे उनका भी पैसा लगा था इसमें। ठीक है, उसको सरकार ने खरीद लिया 1955 में, और उसका नाम कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास क्या है, पहले वो 3 बैंक्स में टूटा हुआ था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, कौन से साल में आप लोग आंसर करोगे। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, कौन से साल में जो है इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन बनता है आपसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है नेशनलाइजेशन कब हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, बताइए मुझे एलआईसी का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। अब ये नेशनलाइजेशन क्या होता है आप लोगों का, कई सारे लोग जो है ये पूछेंगे कि सर ये नेशनलाइजेशन क्या है। भाई नेशनलाइजेशन का मतलब जब सरकार उसको खरीद लेती है, ठीक है, खरीद लेती है किसी भी चीज को, पूरा 100% स्वामित्व अपने पास में ले लेती है, उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। एलआईसी का नेशनलाइजेशन, ठीक है, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो टीचिंग परीक्षा के बच्चे वो इसका आंसर कर पाएंगे एग्जाम के अंदर में। एलआईसी का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण जो बोलते हो आप लोग, राष्ट्रीयकरण जो है फ्रेंड्स ये हुआ था आप लोगों का, ठीक है, राष्ट्रीयकरण, ये यहां पर मैं देख लेना इसको आप लोग, ये हुआ था आप लोगों का 1956 के अंदर में, 1956 के अंदर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बनता है, कभी अगर मान लीजिए डेट के साथ में पूछ ले आप लोगों से तो 1 सितंबर था वो। ओके, तो पहले तो आप लोग 1956 याद करने की कोशिश कीजिए, अगर हो जाता है याद तो फिर 1 सितंबर याद करने की कोशिश कीजिएगा एलआईसी का। तो एलआईसी को सरकार ने पूरी तरह से खरीद लिया था। ठीक है जी, नियतिवाद, निश्चयवाद, अनिश्चयवाद, प्रकृतिवाद, ये टॉपिक भी प्लीज करवा दीजिएगा, सिंह निराली बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पर मैं मेरे पास में इसको लेके रख लेता हूँ कि ये क्वेश्चन भी करवाने हैं आप लोगों से। ओके, चलिए डन है। बिल्कुल, इसका मैंने ले लिया है यहाँ पर मैं रेफरेंस मेरे पास में। ठीक है, तो बिल्कुल मैं इस इन क्वेश्चंस को भी आप लोगों को करवा दूंगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
फ्रेंड्स मेरे पास में एक बहुत बड़ी वाली खबर आ गई है। ठीक है, मुझे आप लोग मुझे क्लास को यहाँ पर भी रोकना पड़ेगा। आप लोग जो है बिल्कुल तैयार रहिए। आप लोगों की टीआरई से रिलेटेड एक बहुत बड़ी वाली खबर मेरे पास में आई है। ठीक है, सूत्रों के हवाले से फोन बज रहा है मेरा। मैं आप लोगों के साथ में जो 10 मिनट के अंदर मैं आप लोगों के साथ में जुड़ रहा हूँ बहुत बड़ी वाली खबर के साथ में। तो आप लोग वेट कीजिए, जल्दी से मैं वो कॉल रिसीव करके मेरे पास में सूत्रों के हवाले से कुछ खबर आ रही है। ठीक है, फोन बजा, जल्दी से प्लीज आ जाइए। ओके, चलिए मैं आप लोगों से 10 मिनट में जुड़ रहा हूँ। 10 मिनट तक टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े रहिए आप लोग। जल्दी से एक न्यूज के साथ में आ रहा हूँ आप लोगों के साथ में। मैं चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जुड़े रहिएगा आप लोग, बेल आइकन दबाकर जल्दी।